फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कौन सी टॉपिक को? टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी की। कब? ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। इन द 18th सेंचुरी फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। फ्रांस जो है एक किंगडम था जिसका हेड या रूलर किंग हुआ करता था। तो ये हो गई मोनार्की। सिंस द अर्ली मॉडर्न पीरियड द किंगडम ऑफ फ्रांस में हाउस ऑफ बोरबोन का रूल था। किसका रूल था? हाउस ऑफ बोरबोन का रूल था। अब लुई 16 जिन्हें फ्रांस की गद्दी मिली इन द ईयर 1774 also belong to the Bourbon family. Was 20 years old और उनकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से हुई थी जिसका नाम था मारी एंटोनेट। तो जब लुई 16 फ्रांस का किंग बना, उस टाइम पर फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत वीक थी, बहुत बुरी थी। मतलब फ्रांस के पास पैसा ही नहीं था। Hence, जब लुई 16 ascended the throne of France, then फ्रांस की ट्रेजरी यानी फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था। और इसके सेवरल रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे। तो पहला रीजन था कि लुई 16 के थ्रोन असेंड करने से पहले फ्रांस काफी लॉन्ग पीरियड तक वॉर में एंगेज्ड रहा, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर असर पड़ा। The prolonged wars completely drained the financial resources of the country. तो क्या हुआ? ड्यूरिंग वॉर्स पैसा तो खर्च होता ही है। तो जब प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स होते हैं तो जो भी कंट्री वॉर्स में इन्वॉल्व होती है उसका पैसा खर्चा होता है। तो इसी तरह से फ्रांस भी प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स में एंगेज था एंड दैट इज व्हाई उनकी जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई थी, खाली हो गई थी। मोर ओवर पैलेस ऑफ वर्सेल्स और उसका कोर्ट जहां फ्रेंच किंग रहते थे, मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव था। तो जो फ्रेंच किंग थे वो रहते थे कहां पे? पैलेसेस में ऑफ कोर्स, मगर कहां था वो पैलेस? वर्सेल्स में। तो जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स था और उसका जो कोर्ट था, उनको मेंटेन करने में बहुत पैसे लगते थे, क्योंकि जो किंग्स थे उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था। बड़े कंफर्ट में रहते थे, उनको हर एक चीज चाहिए होती थी और बहुत पैसा खर्चा होता था। तो लुई 16 का जो कोर्ट था was an extravagant court, यानी फ्रेंच कोर्ट अपने खर्च के लिए heavy amount of resources यूज करती थी and therefore इसको मेंटेन करना was very tough on the treasury। मतलब कोर्ट और पैलेस को मेंटेन करना
करने के लिए फ्रेंच ट्रेजरी से काफी पैसा जाता था। तो पहला रीजन था प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स और दूसरा था मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सेल्स एंड द कोर्ट। अब चलते हैं थर्ड रीजन पे। फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जो एक कॉमन एनिमी था फॉर बोथ अमेरिका एज वेल एज फ्रांस। अब फ्रांस जो है पहले से ही फाइनेंशियल डेट से स्ट्रगल कर रहा था। इस वॉर के बाद फ्रांस का डेट रोज टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। अब ये जो लीवर्स हैं ये क्या होते हैं? 18th सेंचुरी फ्रांस में जो उस वक्त करेंसी यूज की जाती थी उसे लीवर्स कहते थे। 1794 के बाद इसका सर्कुलेशन बंद हो गया, यानी दिस फॉर्म ऑफ करेंसी वाज नो लॉन्गर इन यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब नेक्स्ट रीजन पे। अब जो भी लेंडर्स थे जिन्होंने फ्रेंच स्टेट को क्रेडिट दिया था, हेवी इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। दे बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब ये फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई थी कि वो बजट को मोस्टली यूज करे टू पे द हेवी इंटरेस्ट ऑन द लोन। तो फ्रांस तो डेट में था और फिर क्या हुआ? फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन और फ्रांस का डेट जो है रोज टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। अब फ्रांस ने कहीं से तो पैसे लिए होंगे ना, तो लेंडर्स जो थे हेवी इंटरेस्ट चार्ज करने लगे लोन्स पर। अब फ्रेंच गवर्नमेंट तो मजबूर हो गई। उन्होंने जो बजट बनाया था अपनी कंट्री के लिए वो मोस्टली यूज करने लगे वे लोग टू पे द हेवी इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब क्या हुआ? अब जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बजट को यूज किया जा रहा था टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, देन स्टेट के लिए रेगुलर एक्सपेंसेस को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। स्टेट के रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे, क्या थे? टू मेंटेन द आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज। तो अब क्या होने लगा? इन सब चीजों के लिए पैसा कम पड़ने लगा क्योंकि पैसा तो दिया जा रहा था टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन। सो टू मीट द डिमांड्स ऑफ द रेगुलर एक्सपेंसेस, स्टेट मजबूर हो गई टू इंक्रीज टैक्सेस। बट ये मेजर भी फ्रेंच ट्रेजरी को रिवाइव करने के लिए इनफ नहीं था। मतलब इवन इंक्रीज टैक्सेस जो थे उससे फ्रेंच ट्रेजरी जो थी वो रिवाइव नहीं हुई। फिर से दोबारा से उसमें इनफ पैसा जमा नहीं हो पाया। अब 18th सेंचुरी में जो है फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और ओनली दोज who belong to the third estate actually paid taxes। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है बताना कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड स्टेट था, वही टैक्सेस पे करते थे। तो ये 3 स्टेट्स कौन से थे? ये 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट that was comprised of the clergy, मतलब जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, तो they were the clergy। और सेकंड जो था उसमें थे nobles, the nobility। और जो थर्ड था, मतलब थर्ड स्टेट जो थी, comprised peasants, laborers, artisans, businessmen, lawyers, doctors। तो फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी किसकी? क्लाजी थे उसमें। सेकंड में कौन थे? द नोबिलिटी।
और थर्ड में थे पेजेंट्स, लेबरर्स, आर्टिजन्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब। तो ये बताओ टैक्सेस कौन सी एस्टेट पे करती थी? अभी अभी तो करा है ना मॉड्यूल में हमने। कौन सी एस्टेट? हाँ, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट टैक्सेस नहीं पे करते। तो अब चलते हैं, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। किसका? वही जो हमने अभी अभी पढ़ा था। तो लुई 16, जिसे फ्रांस की गद्दी मिली थी इन द ईयर 1774, बिलोंग टू द बोरबोन फैमिली। और जब लुई 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो उस समय फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल एम्प्टी थी। अब इसके सेवरल रीजंस थे। तो रीजंस तो हमने मॉड्यूल में समझे हैं। तो अब बताओ पहला रीजन क्या था? सोचो। हाँ, पहला रीजन था फ्रांस लंबे समय तक वॉर में एंगेज रहा, जिस वजह से उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उस पर असर पड़ा, मतलब वो कम हो गए और ट्रेजरी इस वजह से क्या हो गई? एम्प्टी हो गई। मोरओवर, पैलेस ऑफ वर्सेल्स और उसके कोर्ट को मेंटेन करने में काफी पैसा जाता था। बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था ये पैलेस ऑफ वर्सेल्स और उसका कोर्ट, तो उसको मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा जाता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स और उसका कोर्ट। अब फ्रांस ने क्या करा था? अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था। किस लिए हेल्प करा था जरा बताना? हाँ, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और इसके बाद फ्रांस का डेट रोज टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। अब क्या हुआ कि जो लेंडर्स थे, मतलब जिन लोगों ने फ्रांस को पैसे दिए थे एज लोन, began to charge 10% interest on loans. अब फ्रेंच गवर्नमेंट को हेवी पेमेंट करना पड़ रहा था ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो ये रीजंस थे। कौन से रीजंस थे? जल्दी से इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था फ्रांस लंबे समय तक वॉर में एंगेज रहा और इस वजह से क्या हुआ? उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ड्रेन हो गए और ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। और जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स था और उसके कोर्ट को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव था। फिर कौन सा रीजन था? फिर था कि फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और इसमें क्या हुआ? इस वॉर में फ्रांस का डेट रोज टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। अब जो लेंडर्स थे, दे बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो बहुत हाई था। और अब फ्रेंच गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ रहा था। तो क्या हुआ? ट्रेजरी तो भर ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल एम्प्टी हो गई थी। तो ये थे रीजंस व्हाई द फ्रेंच ट्रेजरी वाज एम्प्टी। अब क्या हुआ? फ्रांस को जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। So, to meet the demands of the regular expenses, state मजबूर हो गई to increase taxes. तो इसीलिए टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े। बट ये मेजर भी फ्रेंच ट्रेजरी को रिवाइव करने के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि ट्रेजरी तो बिल्कुल एम्प्टी थी। अब ये समझते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज थी। इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी एंड ओनली दोज पीपल जो थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते थे पेड टैक्सेस। अब ये 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट, वो कौन थे? वो क्लाजी थे। और सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी थी और थर्ड में थे पेजेंट्स, लेबरर्स
आर्टिजन्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब। तो टैक्सेस कौन पे करता था? टैक्सेस पे करते थे वो लोग जो थर्ड एस्टेट में थे। तो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Upon his accession, the new king found an empty treasury. The reasons for this were long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, that is Britain. The war added more than $1 billion of livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses, the state was forced to increase taxes. But even this measure was not sufficient. The French society in the 18th century was divided into 3 estates, and only members of the third estate paid taxes. The 3 estates were: first, that consisted of the clergy; the second, that consisted of the nobility; and third, that consisted of the peasants, laborers, artisans, businessmen, lawyers, doctors. So, these were the 3 estates. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने समझा था कि जब लुई 16 थ्रोन पर आए तो फ्रांस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक थी। उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। इस मॉड्यूल में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जो 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। तो पिछले मॉड्यूल में हमने ये मेंशन किया था दैट द फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। तो ये 3 एस्टेट्स कौन से थे बताओ? पिछले मॉड्यूल में तो हमने करा है। हाँ, ये 3 एस्टेट्स 3 सोशल ग्रुप्स थे जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। तो इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी 3 सोशल ऑर्डर्स, ग्रुप्स या एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। ये सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स फ्रेंच फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो मिडिल एजेस से चला आ रहा था। और यहाँ पर हम इन 2 टर्म्स को समझेंगे। कौन से टर्म्स को? फ्यूडल सिस्टम एंड मिडिल एजेस को। तो फ्यूडल सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें पेजेंट्स या वर्कर्स को एक पीस ऑफ लैंड दे दी जाती थी जिसमें वो अपना काम करते थे। इन रिटर्न ये पेजेंट्स जो हैं लॉर्ड या किंग को सर्व करते थे जो इन्हें लैंड देते थे। तो they were obliged to serve the person who gave them land। और अक्सर वो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टू द किंग और टू द लॉर्ड। और जब हम
मिडिल एजेस की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप में उस पीरियड की बात करते हैं जो लास्ट किया फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी। मिडिल एजेस की शुरुआत हुई विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो अब चलते हैं और समझते हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। सो वी सी दैट फ्रेंच सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो चला आ रहा था मिडिल एजेस के समय से। यहाँ पे we use the term old regime to describe वो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस इन फ्रांस जो 1789 के पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अब चलते हैं और डिटेल में समझते हैं द सोसाइटी ऑफ 3 एस्टेट्स। अब इस सिस्टम ऑफ एस्टेट्स को हम फॉलोइंग फिगर से समझेंगे। When we look at the figure, we see how the system of estates in the French society was organized. जो फर्स्ट एस्टेट था कॉन्स्टिट्यूट करता था क्लाजी को। अब क्लाजी वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे इन द चर्च। तो ये हो गया फर्स्ट एस्टेट। सेकंड एस्टेट कॉन्स्टिट्यूट करता था नोबिलिटी को, और ये ग्रुप ऑफ पीपल नोबल्स होते हैं और एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। वो वेल ब्रेड होते हैं और हाई क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अब थर्ड एस्टेट पे चलते हैं। थर्ड एस्टेट कंसिस्ट करता था पेजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब भी थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। और थर्ड एस्टेट में रिच और पुअर दोनों बिलोंग करते थे। तो ये हो गए हमारे 3 एस्टेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी, उसमें 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पेजेंट्स, बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पेजेंट्स लैंड ओन करते थे फॉर कल्टीवेशन। अबाउट 60% द लैंड, नोबल्स, चर्च एंड द रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन करते थे। क्लाजी एंड द नोबिलिटी जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते थे, स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे बाय बर्थ। मतलब क्योंकि वो बॉर्न हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट की फैमिलीज में, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। उन्हें ज्यादा एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, राइट्स, ये सब मिलते थे as compared to the third estate। और इन स्पेशल प्रिविलेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज जो उन्हें ग्रांट किया गया था वो था exemption from taxes। यानी the members of the first and the second estate taxes पे नहीं करते थे। Only members of the third estate taxes पे करते थे। नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो पेजेंट से फ्यूडल ड्यूज या रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते थे, और जो पेजेंट्स थे दे वर ओब्लाइज्ड टू वर्क इन देयर फील्ड्स और एज सर्वेंट्स इन देयर हाउस। पेजेंट्स उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे बाय सर्विंग इन द आर्मी, एंड रोड्स बिल्ड करने में भी उनकी हेल्प करते थे। यहाँ पे ओब्लाइज्ड वर्ड यूज करा है हमने। तो ओब्लाइज्ड मतलब दे वर बाउंड टू डू इट, मतलब उन्हें ये सब करना पड़ता था। अब नोबिलिटी के अलावा चर्च भी पेजेंट से टैक्स लेती थी। इस टैक्स को टाइट्स कहते थे। क्या कहते थे? टाइट्स। और ये टैक्स चर्च लेवी करता था बाय कलेक्टिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
So we see that all members of the third estate state को या चर्च को या नोबल्स को टैक्सेस पे करते थे. अब मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डायरेक्टली स्टेट को टैक्स पे करते थे और इस टैक्स को थेल कहते थे. तो जो थर्ड एस्टेट थी वो डायरेक्टली स्टेट को टैक्स पे करती थी और इस टैक्स को थेल कहते थे. अब बिसाइड्स थेल थर्ड एस्टेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करती थी जो उन्हें देना पड़ता था ऑन आर्टिकल्स और आइटम्स ऑफ द डेली यूज. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट. तो हम देखते हैं दैट फ्रेंच स्टेट या ट्रेजरी को मेनली थर्ड एस्टेट फाइनेंस प्रोवाइड करती थी by paying direct and indirect taxes. The burden of financing the activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप. किसका? उसका जो हमने अभी पढ़ा है. तो in the 18th century, French society 3 social orders या estates में डिवाइडेड थी. सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज था कुछ इस तरह से. फर्स्ट एस्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द क्लार्जी, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द नोबिलिटी और थर्ड ऑफ द पेजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स और फिर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स. ये सब थर्ड एस्टेट के पार्ट थे. थर्ड एस्टेट में रिच और पुअर दोनों बिलोंग करते थे. तो ये तो हो गया फ्रेंच सोसाइटी के डिविजन्स. अब अबाउट 60% ऑफ द लैंड जो है नोबल्स, चर्च और रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन करते थे. जो क्लार्जी एंड नोबिलिटी थे, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते थे, उन्हें क्या था? स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे. स्पेशली एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस भी दिए गए थे. फॉर एग्जाम्पल, वो पेजेंट से फ्यूडल ड्यूज या रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते थे. एंड द पेजेंट्स वर obliged to work on their fields as servants in their houses. पेजेंट्स उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे by serving in the army और रोड्स बिल्ड करने में भी उनकी हेल्प करते थे. नोबिलिटी के अलावा चर्च भी पेजेंट्स से टैक्स लेती थी और इस टैक्स को टाइट्स कहते थे. Besides paying taxes to the church and the nobility, the members of the third estate paid a direct tax called the tail. अब besides ये जो डायरेक्ट टैक्स था थेल, थर्ड एस्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करती थी जो उन्हें देना पड़ता था ऑन आर्टिकल्स और आइटम्स ऑफ द डेली यूज. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट. सो वी सी दैट कि जो बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन. मतलब जो बर्डन था of financing the activities of the state, वो कौन बेयर करता था? The third estate. और कैसे? By paying taxes. So now let's do a quick revision. About 60% of the land was owned by nobles, the church and other rich members of the third estate. The members of the first two estates, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles enjoyed feudal privileges that included collecting feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house,
and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. The church too extracted its share of taxes, called tithes, from the peasants. All the members of the third estate paid a direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और